अभ्यास प्रश्न 2022-23 विषय गणित कक्षा 10 के प्रश्न में आपको हल करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान सत्य असत्य ये हल करवाए थे। अब आगे के प्रश्न जो है दो दो अंक के मैं आपको हल करवा रहा हूँ। ये प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का HCF ज्ञात करो। फिर उसके बाद ये ज्ञात करेंगे अपन ये वाला प्रश्न। तो देखो मेरे हिसाब से आपको ये करना ज़्यादा आसान है ना, इसके बजाय फिर भी मैं दोनों प्रश्न कर देता हूँ आपको। 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 पे घात 3। 9 हो जाएंगे 3 गुणा 3 बराबर 3 पे घात 2। 25 हो जाएंगे 5 गुणा 5 बराबर 5 का वर्ग। क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो ये बताओ इसके अंदर कौन सी संख्या तीनों में कॉमन है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो एक आएगा ना, तो इसलिए ये क्या आएगा? एक आएगा यहाँ पे HCF। बस अब इसी का अथवा वाला प्रश्न है। तो ये इसमें दिया है HCF 306 और बराबर 9 LCM निकालना है। ये A है और ये B है, तो सीधा अपन सूत्र लगाएंगे A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो A के स्थान पर रखेंगे 306 और B के स्थान पर रखेंगे 657। HCF दिया है 9 और LCM हमको निकालना है। तो ये निकाल, इसको हटाओ, हटेगा तो बटे में जाएगा। तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक है, अब देखो ये दोनों संख्याएं 9 से कट जाएंगे, तो 9 एक कम 9, 9 3 27 बचे 3 उतारा 6, 9 चौक 36। अब इसका इससे गुणा करना है और यहाँ पे इसका मान रख देना है। इसको आप याद कर लो। अब उसके बाद ये प्रश्न 7, जांच करो कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या? देखो 6 पे घात n अंक शून्य पर तभी समाप्त हो गया जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 होंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे अपन लिख देते हैं 6 पे घात n बराबर इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 आएगा घातांक n। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कुछ भी रखो, जब तक यहाँ 2 और 5 नहीं मिलेगा तब तक इसका मान इकाई के स्थान में शून्य नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे इसको। ठीक है, 6 पे घात n के गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, तभी 6 पे घात n में इकाई के स्थान पे शून्य आएगा। यहाँ 6 पे घात n के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः 6 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। देखते हैं। सात गुणा 11 गुणा 13 प्लस, ये प्लस देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बीच में प्लस है, ध्यान रखना। तो प्लस 13, तो इसमें से देखो क्या है, एक पद ये एक पद ये, इन दोनों में से क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 13 कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, तो हो जाएगा 13, 11 70 70 78। तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस 5, इसमें से क्या आ रहा है? 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1
प्लस 1 बचेगा। और इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7 6 42 और 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 24 दूनी 48, यहाँ से 4 24 96 और 400 प्लस 1 तो जाएगा 5 गुणा 1009। तो ये भी भाज्य संख्या है, अतः ये जो संख्या दी है ये भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब देखो इसके अपने को शून्य निकालना है, तो इसके 2 शून्य होंगे। तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो x वर्ग प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे हम 10 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 10 के गुणनखंड 1 गुणा 10 2 गुणा 5, बस अब और नहीं होंगे। इनमें से देखो, इनमें से किसका योग, पहले तो देखो ये प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने से क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 10 और 11 इससे नहीं मिल रहा, 2 और 5 7, तो ये हमारे काम का है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो मध्य पद है इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10 कोष्टक में 7x के स्थान पे 2x प्लस 5x। अब कोष्टक खोल देंगे, x वर्ग प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इस 4 पद हो गए, इसमें से x आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 2 बचेगा। और तीसरे चौथे में से 5 आ रहा है कॉमन, x प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो अब x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 5। अब इनको रख दो 0 के बराबर, यहाँ पे ये चिन्ह लगाओ, तो इसका आशा ये है कि, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। इसका मतलब है x बराबर -2 या x बराबर -5। तो -2 ये -5 हमारे शून्य हो गई, ये इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न ये, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चूंकि ये 1 2 3 बिंदु पे काट रहा है, इसलिए जिस भी बहुपद के ग्राफ है इसके 3 शून्य होंगे। अब ये प्रश्न दिया है, बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, और इसके शून्यों का योग -3 दिया है और शून्यों का गुणा 2 दिया है। तो क्या होता है बहुपद, देखो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ, तो इसको आप याद कर लो। बहुपद क्या होता है, ये होता है x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद होता है। तो ये किसके बराबर है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और ये अल्फा गुणा बीटा बराबर 2। तो बस मान रखो इसमें, तो x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कैसे -3 लिखो, यहाँ x है, और अल्फा बीटा कैसे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएंगे प्लस 2। ये हमारा बहुपद हो गया। अगला प्रश्न ये कि द्विघात बहुपद के शून्य निकालो। तो देखो इसकी घातांक 2 है, तो इसके 2 शून्य होंगे, और यहाँ पे चर u है, चर क्या है, u। तो करते हैं इसको, इन दोनों में से देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है और u वर्ग है यहाँ पे, तो 4u, ये 4 है, ये u है, ये u है, ये u है। तो यहाँ से बचेगा ये u बचेगा, और यहाँ से 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा और u कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अपने को इसके 2 गुणनखंड हो गए, तो इसको लिखो, ये गुणा में बराबर 0 लिखो यहाँ से। ठीक है, तो इसका ऐसा ये है, अब 4 हटाओ, हटेगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो u गुणा u प्लस 2 बराबर 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा। एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, तो इसको अलग अलग 0 के बराबर लिखो, जैसे पिछले प्रश्न में किया था, u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। इसका ऐसा u बराबर 0 या u बराबर -2, तो ये u के 2 मान हो गए, -2 और -2, ये हमारा उत्तर है। ये इस बहुपद के शून्यक है। अब देखो ये प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, कलम मतलब पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है।
इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, मतलब सीधे अपने को दो चर में रेखिक समीकरण बनाना है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य ₹X मानना पड़ेगा और तथा एक कलम का मूल्य ₹Y मानना पड़ेगा। तब क्या होगा देखो, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹X, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5X, और उसके बाद एक कलम का मूल्य ₹7, तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा, 7Y। तो उसने 5 पेंसिल और 7 कलम के लिए इतने पैसे उसने दिए। हमको प्रश्न में दिया 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दिया, ₹50। तो एक समीकरण ये बन गया। और इसी प्रकार यहाँ पे ये 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल ₹X की, तो 7 पेंसिल ₹7X की, और एक कलम Y की, तो 5 कलम ₹5Y की। तो कुल उसने 7X और ₹5Y दिए, और ये हमको प्रश्न में दिया ₹46। तो बस हमको इतना ही करना था। बच्चों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ लिखना थी, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, बच्चों ने सीधा ऐसे लिख दिया, तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न 2 नंबर के मैं आपको हल करवा रहा हूँ। अब इसके बाद देखो, ये प्रश्न दिया आपने, 2 समीकरण दिए हैं और बताना इनके हल संगत हैं या असंगत। तो हम क्या करेंगे, इनके A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान निकाल लेंगे और फिर हम बताएंगे। तो देखते हैं। तो देखो A1/A2 निकालते हैं पहले। तो A1, B1, C1 यहाँ से मिलेंगे, A2, B2, C2 यहाँ से मिलेंगे अपने को। तो मान रखो, तो 2/4 ये A1, ये A2, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो A1/A2 का मान क्या है, 1/2। फिर यहाँ से B1/B2 यहाँ से मिलेंगे, यहाँ 1 है, ये -2, तो 1/-2। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये 1/2 आ रहा है और ये -1/2। इसका मतलब ये कि 1/2 -1/2 बराबर नहीं है, तो इसलिए निश्चित रूप से अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो संगत है। ये जो समीकरण दिए ये क्या है, ये संगत है ना। आप चाहो तो C1/C2 का मान निकाल लो। तो -6/-4, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 से कट जाएंगे, तो 3/2। तो यहाँ लिखोगे आप A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। देखो ये 1/2 है, ये माइनस का 1/2, इसलिए बराबर नहीं है। और इसका मतलब ये है कि इसके अद्वितीय हल है। क्या है, इसका मतलब क्या, अद्वितीय हल है। और इसलिए इसका मतलब ये है कि इसके हल, अतः हल संगत है। अब ये प्रश्न है, ये अपने को द्विघात समीकरण दिया है और ये k, इसका मान निकालना है। और ये दिया है, ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो बराबर, इसके मूल बराबर है। इसके मूल क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये b² - 4 इसी बराबर 0। तो बस उससे अपने को k का मान निकल जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण लिखा है 2x² + kx + 3 बराबर 0। क्या ज्ञात है, ज्ञात है मूल बराबर है ना। तो इसका मतलब ये है कि b² - 4ac बराबर 0। तो अब ये ABC के मान यहाँ से मिलेंगे, ये a है, ये b है, ये c है। तो माना 2 k -4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो ये k², 4 दूनी 8, 8 तिया 24 माइनस के, इसको तो ले जाओ, तो 0 + 24 बराबर 24 हो जाएगा। और ये k² का मान है, हमको k का मान निकालना है। तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पे क्या होगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे, आप चाहो तो इतना ही लिखा रहने दो, या इसको आप लिखो 4 × 6, तो हो जाएगा k बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 का नहीं आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे प्लस माइनस, बस ये जो लिखना प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये अगला प्रश्न दिया है, ये दिया है कि ये जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको अपने को सरल करना पड़ेगा। देखते हैं सरल करके। तो ये दिया है अथवा वाला प्रश्न है, तो इसको हल करेंगे, इसमें 3 पद आएंगे। तो ये आएगा x² + 1 का वर्ग
प्लस इन दोनों का गुणा और उसका दुगुना तो 2x, और इस 2 का गुणा कोष्टक में कर दो, हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, अब क्या करो, ये पद इधर ले आओ, तो ये दोनों पद, तो 2x वर्ग प्लस 2x प्लस 1, और इसको 2x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 6 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0। अब देखो ये 2x प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे, तो हो जाएगा x वर्ग, 1 को 6 जुड़ जाएंगे प्लस 7 बराबर 0। तो देखो ये जिसकी घातांक 2 आ रही है समीकरण, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो क्या है यहाँ पे, समीकरण की घात 2 है। अतः दिया गया समीकरणों से ये जो अपने को समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस, अब वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में आपको हल करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।